तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी की अपने चैनल यस की एम स्टूडेंट फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा और सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपने साथियों तक इसको फैला देना है ताकि आपके जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इन सब के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो जाए। देखिए हम बात क्या करेंगे इसमें, चैप्टर सेकंड रसायन विज्ञान की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, विलयन। तो विलयन के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। विलयन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, ठीक है। चलिए, तो आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा हेडिंग इसमें यही बनेगा, विलयन। आखिरकार विलयन होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आखिरकार होता क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, किसको, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। या यहाँ पे आप जब काट सकते हैं, जब काट देंगे तो क्या मिलेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के, यानी कि जब हम किसी दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं आपस में, वो मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण को क्या कहेंगे, हम विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखेंगे, चीनी और पानी। अब देखिए, चीनी और पानी को जब मिलाते हैं तो वो आपस में क्या होती है, मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसी का क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एक सोल्यूशन आपका बन गया। नमक और पानी को मिलाकर आप पीते हैं, ग्लूकोज और पानी आदि सब सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जो हम क्या करते हैं, पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिश्रण को ही क्या कहेंगे, हम विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमने बता दिया। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अगर विलयन हम देखेंगे तो विलयन में अगर हम देख रहे हैं कि जिस पदार्थ की मात्रा कम आपको दिखेगी, ठीक है, जो पदार्थ कम आपको विलयन, जैसे आपको चीनी और पानी आपने मिलाया, अगर चीनी की मात्रा कम है, चीनी की मात्रा कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और अगर हम जिस पदार्थ की मात्रा, जैसे पानी की मात्रा अधिक कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखेंगे, चीनी प्लस पानी इसका मिश्रण बना, ठीक है, विलेय प्लस विलायक बन के क्या बना, विलयन मिला। तो विलेय की मात्रा कम होगी इसमें और अधिक मात्रा क्या होगी, इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे देखिए क्या चीज़ें हैं कि भीगी चीनी में, किसमें, भीगी चीनी में पानी विलेय होता है। भीगी चीनी में क्या होता है, पानी विलेय होता है। और चीनी क्या होती है, विलायक होती है, ठीक है। अगर हम भीगी चीनी ले लेते हैं तो उसमें उल्टी हो जाती है, यानी उल्टा क्या हो जाता है कि इसमें जो पानी होगा वह विलेय का कार्य करेगा और जो विलायक होगा वो क्या करेगा, जो विलायक है वो चीनी जो है विलायक का काम करेगी, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, क्या है, यदि किसी घटक के विलयन में, किसमें, तो चलिए हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी घटक के विलयन में क्या, देखिए इसे क्या है, यदि किसी घटक के विलयन में केवल दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसमें दो द्विसंगीय विलयन कहा जाता है। यदि कोई विलयन ऐसा हो जिसमें सिर्फ दो ही चीजें हों आपकी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम द्विसंगीय विलयन कहेंगे, ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी घटक के विलयन में तीन चीजों का मिश्रण हो तो उसे त्रिसंगीय विलयन कहा जाता है। यदि कोई घटक है उसमें तीन चीजों का मिश्रण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिसंगीय विलयन कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, तरु विलयन, डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक, क्या, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे देखिए उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप,
क्या होगा कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा, हमने आपको बताया ना विलेय कब कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलयन में उसे हम विलायक कहेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए कह क्या रहा है कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पर आप देखें, नमक और पानी, नमक और पानी क्या होता है, हमारा एक तनु विलयन होता है। इसमें अगर देखेंगे तो नमक की मात्रा बहुत थोड़ी ही मिलाई जाती है क्योंकि यह विलेय का पार्ट होता है, और पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे, नमक और पानी, इसको आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, सांद्र विलयन के बारे में आपको बताते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। कहने का मतलब तनु विलयन का उल्टा, उल्टा मतलब इसमें आपको विलायक की मात्रा अधिक दिखेगी और विलेय की मात्रा कम दिखेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा कि विलयन में विलेय की मात्रा अधिक, क्या जो घुलने वाला है विलेय की मात्रा अधिक होगी तथा विलायक की मात्रा कम होती है, किसकी, विलायक की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे क्या है, शीरा, जिसे आप क्या कहेंगे, शीरा कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, संतृप्त विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड, इसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जिस विलयन में विलेय की मात्रा थोड़ी अधिकता मात्रा में होती है, यानी जिस विलयन में क्या होता है कि जो विलेय होता है उसकी थोड़ी मात्रा क्या होती है, अधिकता होती है, मात्रा होती है, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अथवा में एक चीज़ और देखेंगे, जिस विलयन में क्या, जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सके संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सके, जिस विलयन में क्या हो, विलेय की अधिक मात्रा क्या हो, घोली जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या हमारा असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिस विलयन में क्या है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कुछ कम, यानी कि जैसे संतृप्त विलयन में आप देखे थे तो वहाँ पर क्या था कि विलेय की मात्रा क्या थी, थोड़ी अधिकता थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस विलयन में विलेय की अपेक्षा कुछ कम होती है, यानी कि विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कुछ कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अथवा एग्जाम्पल तौर पर अथवा क्या होगा, असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन की तुलना में कुछ कम होता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है कि विलेय की मात्रा, जो विलेय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा, जो संतृप्त विलयन है संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए आने वाला है। अब ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर या प्रावस्था के आधार पर जो विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जो भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो विलयन है, यह निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है,
तीन प्रकार का होता है। जैसे पहला हमारा क्या है, द्रव विलयन, दूसरा ठोस विलयन, तीसरा गैस विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ेंगे द्रव विलयन के बारे में। आखिरकार द्रव विलयन होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन में विलायक द्रव है, यदि कोई विलयन है, हमारा विलयन आपको हमने बताया। ठीक है, विलयन हमने आपको बताया पूरी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर विलयन आपका आएगा, यदि किसी विलयन में विलायक द्रव है, जो विलायक है, विलायक का मात्रा क्या होती है, हमेशा अधिक होती है, यानी जिसमें अधिक होगा। ठीक है, यानी कि विलायक द्रव है तो द्रव विलयन कहा जाता है। यानी कि जो अगर हम बात क्या करेंगे, इसमें विलायक जो होगा क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, विलायक जो है घोलने का काम करेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि किसी विलयन में विलायक ठोस होता है। क्या होता है, किसी विलयन में क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठोस होता है, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। इसमें सिर्फ विलायक आपको याद कर लेना है, यानी कि अगर जिसमें विलयन में विलायक द्रव हो उसे हम द्रव विलयन कहेंगे, और जिस विलयन में विलायक क्या हो, ठोस हो, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा क्या है, गैस विलयन, गैस सॉल्यूशन। जिस विलयन में विलायक गैस होता है उसे हम गैस विलयन कहा जाता है। जिस विलयन में क्या हो, जो विलायक है वो क्या हो, गैस होता है, उसे हम क्या कहेंगे, गैस विलयन कहा जाता है, गैस सॉल्यूशन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा आपके लिए है। ठीक, अब देखेंगे आगे हमारी हेडिंग क्या होगी, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से लिख भी लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके आधार पर विलयन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। कौन ने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। हमको प्रकार कौन कौन से हैं आपको देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को तुरंत लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि हम कोई वीडियो जैसे अपलोड करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। तो इसलिए आपको ये सब सारी चीज़ें कर लेनी। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे, यहाँ पे देखेंगे ठोस का। देखिए ठोस का पहले तीनों को करेंगे, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। फिर द्रव का करेंगे, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। आगे देखिए इसी तरीके से गैस का भी करेंगे, तो गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। इसी तरीके से 9 प्रकार इसके बन जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए विलेय पढ़ेंगे। विलेय, ये हमारा विलेय, विलायक और उदाहरण के तौर पर ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अगर ठोस में अगर विलयन देखेंगे तो क्या होगा, जैसे पीतल और पीतल यानी क्या होगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल तौर पर आप देखेंगे, ठोस का द्रव में अगर हम मिलाते हैं, ठोस को द्रव में मिलाएंगे, इसलिए आपका देखेंगे ना, पारे का Na के साथ अमलगम, पारे का जो सोडियम के साथ जो अमलगम बनेगा उसे हम कहेंगे। ठोस का गैस के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन को पीढ़ी के मिश्रण में, यानी कि जो हमारा पीढ़ी क्या है, एक कांच है, कांच के मिश्रण में मिलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला दूसरा पॉइंट में देखेंगे, द्रव का ठोस में विलयन, ग्लूकोज प्लस जल में मिश्रण, ग्लूकोज का जल में मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द्रव का द्रव में विलयन यानी जल प्लस C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल है। ठीक है, और द्रव का गैस में विलयन जैसे जल और O2 का मिश्रण। ठीक है, O2 क्या है हमारा, क्या है हमारा, गैस है, और जल क्या है, द्रव है। ठीक है, गैस का ठोस में विलयन जैसे कपूर प्लस N2 का मिश्रण। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। गैस का द्रव में विलयन क्लोरोफॉर्म का N2 में मिश्रण। ठीक है, और गैस का गैस में विलयन बराबर क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2 का मिश्रण। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो गैसों की द्रवों में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ इन लिक्विड, यानी भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता द्रव में भिन्न भिन्न होती है। जैसे जो गैस अलग अलग होती हैं उनकी जो विलेयता होगी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी। यानी कि CO2 गैस जल में अमोनिया की तुलना में, जो अमोनिया NH3 है की तुलना में कम घुलनशील होता है। यानी जो CO2 गैस होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अमोनिया की तुलना में क्या होती है, कम घुलनशील होती है, लेकिन अमोनिया अधिक घुलनशील होती है, ठीक है। अगर जल की बात करते हैं, जल में अगर हम CO2 घोलते हैं या NH3 घोलते हैं तो CO2 कम घुलेगी लेकिन अमोनिया क्या होगी, ज़्यादा घुलेगी, ठीक है। तो ये है इसका अंतर यही बताता है कि प्रत्येक गैसों की जो भिन्न भिन्न गैसों की जो विलेयता है द्रव में क्या होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गैसों को द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इन लिक्विड, ठीक है। तो गैसों को द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तो पहला हम जानेंगे गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस आखिरकार होती क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और बताने का प्रयास करेंगे। तो जो गैस द्रव में घुलनशील होते हैं, ऐसे जो गैस होती हैं, जो गैसेस होती हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसी गैसेस जो द्रव में क्या हो, घुलनशील होती हैं, किसमें, द्रव में घुलनशील होते हैं एवं आयनिक हो जाते हैं, इससे गैसों में द्रवों की विलेयता अधिक हो जाती है, ठीक है। जो गैस द्रव में घुलनशील होते हैं एवं आयनिक हो जाते हैं, ठीक है, आयनिक हो जाते हैं, इससे गैसों में द्रवों की जो विलेयता होती है क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर NH3 + H2O क्रिया करे क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा, क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विलायक की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है, ठीक है। तो विलायक की प्रकृति क्या होगी, जैसे ध्रुवीय प्रकार के गैसों विलायकों में, यानी ध्रुवीय प्रकार के गैसों, ध्रुवीय प्रकार का मतलब क्या होगा कि जो सभी दिशाओं में क्या हो, घूम सकें, ठीक है। एक तरीके से क्या होगा कि ध्रुवीय प्रकार की गैसों विलायकों में ध्रुवीय गैसों की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ध्रुवीय को घोलता है, ध्रुवीय क्या होगा, ध्रुवीय को घोलता है। जैसे NH3CO2 HCl गैस, ठीक है, यानी कि ऐसे विलायक जिसे तोड़ने पर क्या हो, H+ और दोनों आयन बने, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय प्रकार के गैसीय विलायक कहेंगे, ठीक है। गैस इत्यादि गैसों की विलेयता अधिक होगी। ताप के प्रभाव की बात करेंगे तो इफेक्टेड ऑफ टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होगी, घटेगी। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि गैसों की जो द्रवों में विलेयता होगी वो क्या होगी, हमेशा घटती है, ठीक है। अब दाब के प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो दाब बढ़ने पर गैसों की द्रवों में जो विलेयता होगी, ठीक है, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर तो गैसों की द्रवों में जो विलेयता होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगी, वो बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपके सामने आपको दिख रहा होगा, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो वो ऊपर जो हमने 5 पॉइंट बताया आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए हेनरी का नियम पढ़ेंगे तो स्थिर ताप पर, ताप क्या हो, स्थिर हो, जैसे टेम्परेचर आप क्या हो ना, टेम्परेचर जैसे आप 20 डिग्री रखें तो 20 डिग्री ही रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर स्थिर ताप का मतलब यही होता है कि ताप का आपका बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने पर, जो विलेयता है द्रव की सतह पर पड़ने पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m या P इज इक्वल टू Km एट कॉन्स्टेंट T। तो ये आपको लिख लेना है। अब देखेंगे आगे तो डाल्टन के अनुसार किसी गैस के द्रव में जो विलेयता है या मोल प्रभात द्रव में घुले उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि अक्स गैस की द्रव में विलेयता मोल प्रभाज, P क्या है, साम्य पर गैस का दाब, KH क्या है, हेनरी नियतांक, और K क्या है, नियतांक, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लेंगे, उसके बाद फार्मूले को भी बताते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यम क्या है, जल में घुली गैस की मात्रा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटू गैस, यानी यक्स गैस, P बराबर क्या हो जाएगा, के एच यक्स, ठीक है। चलिए आगे आपको और बताते हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न गैसों के लिए के एच का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी के एच का जो मान है वो भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और के एच का मान जितना कम होगा विलेयता उतनी ही अधिक होती है। जो के एच का मान है जितना कम होगा आपका, ठीक है, जितना कम होगा विलेयता उतनी ही अधिक आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी गैस के आंशिक दाब एवं जल में घुली हुई गैस की मोल अंश के मध्य में ग्राफ खींचने पर निम्नलिखित वक्र प्राप्त होगा। किसके किसके बीच, आंशिक दाब एवं जल में घुली हुई गैस के मोल अंश के मध्य, ठीक है। ये क्या है, हमारा आंशिक दाब है, ये क्या है, गैस का मोल अंश है यक्स, ये हमारा पी है। तो जो ग्राफ मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ठीक है। चलिए हेनरी के नियम में कुछ आपके लिए पॉइंट है, उस पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखेंगे यहाँ पे दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जो दाब है वह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और देखिए ताप बहुत कम ना हो, ताप भी बहुत कम ना हो, न दाब बहुत अधिक हो, ठीक है। गैस विलायक में बहुत अधिक विलेय ना हो, जो गैस है वो विलायक में बहुत अधिक विलेय ना हो। अगर इसके यूजेस की बात करेंगे, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जो आप पेप्सी या कोको कोला कुछ भी देखते होंगे उसमें भी क्या होता है कि CO2 की विलेयता क्या करते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं। तो बोतल में क्या होता है कि अधिक दाब पर बंद किया जाता है, इसमें क्या होता है कि अधिक दाब पर इसको बंद किया जाता है, ठीक है, सोडा और जल को, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर आंशिक दाब सतही यानी कि जमीन की तुलना में कम होती है, जिससे मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अतः मनुष्य कमजोर एवं घबराहट होने लगती है। ऐसे रोग को एनाक्सिया रोग कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों के अधिक घुलनशील का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक बाहरी दाब के कारण, जो अधिक बाहरी दाब है, अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। किसमें, रुधिर में अधिक हो जाती है, ठीक। अगले पॉइंट की बात करेंगे, जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर की ओर निकलती है, इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है। ऐसे मर्ज को बेड्स कहते हैं, ऐसे मर्ज को क्या कहेंगे, हम बेड्स कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, गोताखोर अपने साथ टैंकों में हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिश्रण ले जाते हैं। गहरे समुद्र में डुबकी लगाने के बाद श्वास लेने में क्या होता है, यहाँ लाभदायक होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब ताप के प्रभाव की बात करेंगे, तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में जो विलेयता होगी वह कम हो जाएगी। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अगर द्रव है, गैस है तो गैस को अगर हम द्रव में मिलाएंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठोसों की द्रवों में विलेयता यानी सॉलिड ऑफ सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, यानी 100 ग्राम विलायक में, किसमें, 100 ग्राम विलायक में विलेयन की विलेय में ठोसों की मात्रा ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है, ठीक है। क्या है कि 100 ग्राम विलायक में विलेयन की विलेय में ठोसों की मात्रा ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है,
यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर विलायक में, अगर मान लेते हैं विलायक क्या है हमारा 1 लीटर है। 1 लीटर विलायक का मतलब क्या होता है, जिसमें अगर विलयन में आप जानते हैं 2 चीज़ें होती हैं, विलयन या विलेय या विलायक। तो विलायक का मान इसमें कितना लिया हमने, 1 लीटर लिया। तो 1 लीटर विलायक में विलेय ठोसों के मोल की संख्या ही ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। क्या कर रहा है, विलेय ठोसों के मोल की संख्या, ठीक है, ही ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, कौन कौन से। विलेय एवं विलायक की प्रकृति, किसका क्या होती है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। यदि विलायक ध्रुवी हो, विलायक क्या हो हमारा, ध्रुव यानी कि आयनित हो जाए, या प्लस हो या माइनस, वो टूट जाए तो क्या कहलाता है, वो ध्रुवी विलायक कहलाता है। जैसे कि ध्रुवी हो और विलेय भी ध्रुवी हो, तब ध्रुवी विलेय क्या होता है, H2O बराबर क्या होगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय विलायक कहेंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, विलायक में अधिक घुलनशील होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है यहाँ पे कि अध्रुवी विलायक में, किसमें, अध्रुवी विलायक में ध्रुवी विलेय बहुत ही कम घुलता है। जो विलायक क्या हो, अध्रुवी हो, जो टूटे ही ना, तो आपको मालूम होगा अगर वो टूटेगा नहीं तो मिलेगा कैसे। तो यही चीज़ कह रहा है कि अध्रुवी विलायक जो होते हैं, जो H प्लस जो हमारे प्लस और माइनस में नहीं टूट सकते हैं, में ध्रुवी जो बहुत ही कम घुलता है। जो ध्रुवी मिलाएंगे तो बहुत कम घुलेगा। ठीक है, अध्रुवी विलायक में अध्रुवी विलेय बहुत ही अधिक घुलनशील होते हैं। अध्रुवी अगर विलायक है, अध्रुवी आपका विलेय है, तो बहुत ही अधिक मात्रा में घुलने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या चीज़ें दिख रही हैं हमें, अच्छी तरीके से इसको आप देखेंगे। H2O ध्रुवी विलायक, ठीक है, NaCl या KCl ध्रुवी विलेय अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या देखेंगे, C6H6 अध्रुवी विलायक है, C2H5OH, CH3O CH3 CH4 अध्रुवी विलेय अधिक घुलनशील है। लाइक डिसॉल्व्स, लाइक उन्हें समान को घुलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ताप के प्रभाव की बात करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में जो विलेयता होगी वो क्या होगी, बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होगी, ठोसों में जो विलेयता होगी क्या होगी, बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे, तो ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ठोसों की द्रवों में जो विलेयता होगी, दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए भार बराबर क्या होगा, भार बटे W/W डिवाइडेड बाई द्रव्यमान। यहाँ से नहीं दिख रहा है। अब देखिए विलयन का भार प्रतिशत की बात करेंगे, तो विलयन के भार प्रतिशत की बात करेंगे, ध्यान से इसको समझना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आपकी आने वाली। तो 100 ग्राम विलायक में, विलायक कितना है, 100 ग्राम है। आपको यही ध्यान देना है, हमने आपको जो बताया विलेय और विलायक, 2 चीज़ें मिलकर आपको विलयन बनाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको हमने बताया शुरू में ही। ठीक है, तो भार प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की भारों की संख्या ही विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/W% से प्रदर्शित करते हैं। जैसे भार प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का भार ग्राम में अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 100। ठीक है, तो विलेय का भार ग्राम में अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 100, इसे हम क्या कहेंगे, भार प्रतिशत कहेंगे। ये आपका फार्मूला। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखेंगे 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 50 ग्राम विलयन में घोला जाता, विलयन में घोला गया तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता बताएं। अब आपको इसमें समझना होगा कि विलेय क्या है हमारा और विलायक क्या है। जो चीज़ें आपको अधिक दिखेगी वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और जो चीज़ें कम दिखेगी वो हमारा क्या होगा, विलेय होगा।
तो आपको दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारा विलेय है, और विलेयन हमारा कुल कितना है 50 ग्राम है। तो विलायक आप आसानी से निकाल सकते हैं, विलायक का भार आसानी से निकाल सकते हैं नीचे, ठीक है। यानी नीचे क्या है हमारा विलेयन का भार ग्राम में, ठीक है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेयन का भार ग्राम में। तो नीचे विलेयन का ग्राम लिखेंगे और ये हमारा विलायक है पूरा, तो 5 ग्राम इधर हो जाएगा। और देखिए इसका प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय का भार बटे विलेयन का भार इंटू 100। तो ये देखिए ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, टोटल 10 बचेगा, तो 10% हमारा आ जाएगा विलायक। कितना विलायक हमारा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भार प्रतिशत का कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सोडियम क्लोराइड का भार प्रतिशत निकलेगा कि इस पूरे विलयन में जो सोडियम क्लोराइड है कितना प्रतिशत में है, तो आपको आ गया आंसर 10% आपका होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 ग्राम ग्लूकोज को, किसको 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान क्या होगा। जो विलयन है उसका पूरा टोटल द्रव्यमान इसमें पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा जल है, तो इसमें दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक विलेय दिख रहा होगा, एक विलायक दिख रहा होगा। अब इसमें आपको पहचानना है विलेय कौन है विलायक कौन है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमेशा क्या होगा विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा हमेशा विलेय होगा। तो विलयन का भार टोटल आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है विलेय है, ये हमारा विलायक है, ठीक है। तो विलयन का भार क्या होगा विलेय प्लस विलायक, यानी कि 20 + 180 जोड़ेंगे, टोटल आपका भार कितना निकल कर आ जाएगा 200 विलयन का भार कितना निकल जाएगा 200 निकल जाएगा। अब देखिए हमको विलेय का भार मालूम है 20 ग्राम, विलयन का भार हमें निकल गया, तो टोटल भार आपका निकाल सकते हैं W/W% बराबर क्या हो जाएगा 20/200 × 100। तो क्या निकलेगा यहाँ पे 10% निकल कर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम यूरिया को 170 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला जाता है तो विलयन की भार प्रतिशतता निकालिए। सेम वही क्वेश्चन है हमारा। तो विलयन का भार इसमें निकालेंगे तो यूरिया प्लस C2H5 दोनों जोड़ देंगे 70 + 10 यानी 180, और W/W कितना हो जाएगा 10/180 × 100 क्या हो जाएगा 50/9। टोटल आपका निकल कर कितना आएगा 5.55%, यानी कि कुल भार प्रतिशत कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकाल लेना है 6%। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसमें अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है, विलयन का भार आयतन यानी कि W/V परसेंटेज में निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1000 ml विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ W/V परसेंटेज बराबर क्या होगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में × 100। जैसे आप पीछे वाले प्रश्न में पढ़े थे सेम वही है, इसमें ml में हो गया है, वहाँ पे ग्राम में था। सेम फार्मूला है, बस आपको इसमें थोड़ा क्वांटिटी का जो आपका स्केल है उसको चेंज कर देना। यहाँ पे आयतन हो जाएगा, वहाँ पे ग्राम में था, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो NaCl का भार आयतन निकालेंगे। देखिए ये पूरा हमारा विलयन का भार है, ये हमारा विलेय का भार है, तो 20 बटे क्या कर देंगे 500। सेम प्रश्न हमारा क्या है विलेय का भार कितना है 20 ग्राम और विलयन का भार कितना आयतन दिया है 500 ml। तो निकाल लेंगे विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, ठीक है। तो 20/500 टोटल हमारा कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से आ गया हो, समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर हमें पूरी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। 250 ml विलयन में, इसमें 250 ml विलयन में 50 ग्राम घुला है, क्या 250 विलयन में 50 ग्राम घुला है क्या KNO3। तो विलयन की भार आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कितना घुला है 50 ग्राम कितना घुला है, क्या घुला है KNO3 घुला है। सेम क्वेश्चन जिसे ऊपर आपको दिया है, विलयन कितना दिया है 250 ml और विलेय कितना दिया है 50 ग्राम। तो भार आयतन क्या हो जाएगा 50/250 × 100 कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं
विलयन की आयतन प्रतिशतता, यानी कि V/V प्रतिशत। ठीक है, चलिए ये भी सिंपल इसी तरीके से होगा। तो 100 ml विलयन में विलीन विलेय के ml लीटरों की जो संख्या होगी विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, V/V परसेंटेज क्या होगा आपका, विलेय का आयतन ml अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 100। सेम फार्मूले सभी वही लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं आखिरकार आयतन परसेंटेज होता कैसे है, निकालें कैसे। देखेंगे यहाँ पे यदि 50 ml या यदि 50 ml H2SO4 200 ml जलीय विलयन में घुला हुआ है तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करा है, यदि 50 ml के H2SO4 में 200 ml जलीय विलयन में घुला हुआ है तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विलेय की मात्रा कितना है 50 ml, विलेय की मात्रा कितना है 50 ml और विलयन की मात्रा कितना है 200 ml है। ठीक है, तो V/V परसेंटेज क्या होगा, आप लोग समझ रहे हैं, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा ml में, तो 50/200 इंटू 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25% आपका निकल कर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, HCl के 500 ml जलीय विलयन में किसके, HCl के 500 ml जलीय विलयन में 20 ml HCl उपस्थित है। कितना, 20 ml HCl उपस्थित है, तो विलयन की आयतन परसेंटेज बताइए। तो सेम उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। विलयन की मात्रा 500 ml और विलेय की मात्रा 20 ml, तो 20/500 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, चलिए पार्ट पर मिलियन की बात करेंगे, पार्ट पर मिलियन की बात करेंगे तो किसी बिलियन के 10 लाख यानी कि 10⁶, किसी बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ppm सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, ppm सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो ppm सांद्रता क्या हो जाएगी, WB/VT 10⁶, या WB यानी कि जो हमारा भाग है, जो भार है, और VT ग्राम में, ये आपका निकल जाएगा। ये आपके फार्मूले दिख रहे होंगे, या WB ग्राम में अपान VT ml में 10⁶, या WB mg, ठीक है, या VT लीटर में, या WB mg या VT किलोग्राम में। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको चेंज कर लेना है। चलिए इसके बारे में एग्जाम्पल चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। तो किसी पदार्थ के किसी विलयन, ठीक है, विलयन में किसी पदार्थ का किसी विलयन कितना है 3.5 × 10³ ग्राम है, तो विलयन के 1 kg में उपस्थित, तो विलयन की सांद्रता विलयन के 1 kg में उपस्थित है, यानी कि कोई विलयन है, यानी किसी पदार्थ के किसी विलयन में 3.5 kg 10³ ग्राम विलयन के 1 kg में उपस्थित विलयन की सांद्रता ppm ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखेंगे विलयन की मात्रा कितना दिया है 1 kg दिया है, जिसमें आपको 1000 ग्राम इसको आप लिख सकते हैं, और विलेय की मात्रा कितना दिया है 3.5 × 10⁻³ दिया है। तो इसका निकालेंगे, ठीक है, ppm निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WB ग्राम में अपान VT ग्राम में 10⁶। तो यहाँ पे इसको रख देंगे, सिंपल तरीके से रख देंगे, और यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा टोटल 3.5 ppm आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 5 mg NaCl प्रति लीटर विलयन में विलीन है, कितना 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर विलयन में क्या है, विलीन है, तो ppm की सांद्रता क्या होगी। देखिए विलयन की मात्रा कितना दिया है 1 लीटर दिया है, प्रति लीटर की बात कर दिया है तो 1 लीटर होगा, और यहाँ पे विलेय की मात्रा की बात करेंगे तो 5 mg, क्या 5 mg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, ppm क्या हो जाएगा 5/1 × 10⁶। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5/1000 × 10⁶ कट करके टोटल कितना आएगा 5 × 10⁵ ppm आपका निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, क्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता प्रति शक्ति स्ट्रेंथ क्या है, तो इसको निकालना है आपको। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपके लिए है,
क्या कर रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसमें 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेयकीय ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला आपका यहाँ पे होगा, शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। सेम फार्मूला आपको सारे फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ फार्मूला आप देखेंगे यश बराबर W/VT, यानी कि V क्या है, विलेय है, विलायक क्या है, A है, और इसमें द्रव्यमान की बिलियन की ताप की बात करेंगे, विलियन क्या है, T है, आयतन क्या है, V है, मोल क्या है, N है, ठीक है। तो घनत्व D बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। चलिए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाने का थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे 50 ग्राम ऑक्जेनिक एसिड, क्या 50 ग्राम ऑक्जेनिक एसिड 500 ml बिलियन में घुला है। कितने में, 500 ml बिलियन में घुला है। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए ग्राम प्रति लीटर में। क्या निकालना है, बिलियन की सांद्रता निकालना है ग्राम प्रति लीटर में। तो ऑक्जेनिक एसिड क्या हो जाएगा, 50 ग्राम, बिलियन की मात्रा कितनी हो जाएगा, 500 ml। तो 500 बटे 1000 कितना हो जाएगा, ½ लीटर, ठीक है। अब यहाँ से रखेंगे तो WB का मान कितना आया है, यानी कि 50 आपको दिया है, और VT का मान कितना आया है, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 50 × 2 क्या हो जाएगा, 100 ग्राम प्रति लीटर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे 40 ग्राम NaCl में कितना है, 500 ml बिलियन में घुला है, यानी कि जो 40 ग्राम आपका NaCl है वो 500 ml जल में घुला हुआ है, ठीक है। तो बिलियन की शक्ति ज्ञात कीजिए, शक्ति निकालना है। तो शक्ति क्या होता है, WB/VT। पहले WB का मान निकालेंगे तो 500 ml बटे 1000 कितना हो जाएगा, ½ लीटर, और NaCl का मान कितना दिया है, 40 ग्राम। सेम इस तरीके से आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 40 बटे 1/2, यानी कि यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 ग्राम प्रति लीटर आपका निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 ग्राम NaCl, यानी 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम बिलियन में घुला है। कितने में, जो 11 ग्राम NaCl है कितने में घुला है, 550 ग्राम बिलियन में घुला है। तो बिलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति mm है। कितना है, 1.11 ग्राम प्रति mm है। तो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताओ। बिलियन की किस में, ग्राम प्रति लीटर में क्या बनाना है, सांद्रता बताना है, ठीक है। तो विलेय क्या हो जाएगा, NaCl WB 11 ग्राम, विलायक क्या है, WT 550 ग्राम, घनत्व क्या हो जाएगा, 1/1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, घनत्व दिया है हमारा, ठीक है, और विलेय कितना दिया है, 11 ग्राम दिया है, और विलायक कितना दिया है, 550 ग्राम। ये इतना चीज़ें दी हैं। अब देखिए आगे कैसे निकालेंगे। आयतन में देखिए यहाँ पे आपको निकल जाएगा आयतन, यानी कि आपको 550 दिया था पूरा बिलियन का मात्रा, 550 बटे घनत्व तो आपका आ जाएगा 1.1। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आयतन आपका टोटल निकल कर आएगा 500 ml। अब यहाँ से इस फार्मूले में इसको रख देंगे, यश बराबर WB/VT। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यश बराबर 11/500 बटे 1000, क्योंकि इसको 1000 आयतन में हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, टोटल आपका निकल कर आएगा 22 ग्राम प्रति लीटर। कितना निकल कर आएगा, 22 ग्राम प्रति लीटर निकल कर आएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके जाने के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसमें, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यन से प्रदर्शित करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलता यन बराबर क्या हो जाएगी, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम में बटे बिलियन का आयतन VT लीटर में, ठीक है। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू अपान विलियन का आयतन, यानी क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, ठीक है। चलिए, यानी विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इंटू अपान में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ से क्या हो जाएगा, EQ बराबर VT इंटू लीटर, यानी कि EQ बराबर WB/EB। तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता, ठीक है। यहाँ से थोड़ा एक फार्मूला और देख लीजिए,
ई बराबर ए एम की पावर सी एम जीरो अपान एन एफ। एन बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू वी टी इंटू एल टी, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे 80 ग्राम NaOH को कितना 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, किसमें 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 80 ग्राम NaOH में जल में क्या घोल कर बताया गया है, घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है इसमें। तो WB यानी NaOH का भार क्या होना 80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से VT का विलयन आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा 500 ml। ठीक है, और N बराबर क्या हो जाएगा WB अपान EB इंटू VT यानी लीटर में। ठीक है, और यहाँ से देखिए EB बराबर क्या हो जाएगा AM अपान MM अपान NF। ठीक है, अब देखिए जब प्रश्न में क्या हो विलेय की मात्रा ml में हो, विलयन की मात्रा किस में हो ml में हो, तब ये फार्मूला आपको लगेगा WB इंटू 1000 अपने अपान ml का मतलब यही होता है कि 1000 आपका मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 बटे EB इंटू NT ml में हो जाएगा। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 80 इंटू 1000 बटे 40 इंटू 500। यहाँ पे टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मलता नॉर्मल में होती है। ठीक है, 4 नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। 49 ग्राम H2SO4 में 250 ml विलयन में घुला है। जो H2SO4 है 49 ग्राम वो 250 ml विलयन में घुला है तो विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो H2SO4 का भार कितना है 49 ग्राम, विलयन का आयतन कितना है 250 ml। तो यहाँ से इसको निकालेंगे EB का मान निकालेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 अपान 2। यहाँ टोटल सॉल्व करेंगे 49 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे WB का मान कितना दिया है 49 इंटू 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा EB का मान हमने निकाला 49। ठीक है, और यहाँ से VT का मान आपको दिया है 250 ml। टोटल आपका 4 नॉर्मल निकल कर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो बात चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CaCO3 का भार 100 ग्राम हो या CaCO3 का भार कितना है 100 ग्राम हो और यह 500 ml विलयन में घुला है। कितने में 500 ml विलयन में घुला है तो विलयन की नॉर्मलता बताएं। विलयन की क्या बताना है नॉर्मलता बताना है। तो Ca बराबर कितना है 40, C बराबर 12, O बराबर 16। ठीक है, तो CaCO3 का भार कितना दिया है 100 ग्राम, विलयन का आयतन कितना दिया है 500 ml और EB का मान हमें निकालना है। तो EB का क्या होता है तो आपको यहाँ पे द्रव्यमान बटे जो निकालना होता है पूरा निकालेंगे। तो पहले उसका टोटल द्रव्यमान निकालेंगे 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 यानी 100 बटे 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 बटे 2 यानी कि EB का मान कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो भार बटे संयोजकता होता है जिससे आप निकाल लेंगे EB का मान। ठीक है, चलिए नॉर्मलता की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देना है 100 इंटू 1000 अपान यानी कि EB। ठीक है, EB अपान इंटू 500 आयतन जो आपका BT दिया है ये WB है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा 4 नॉर्मल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना होता है। ठीक है, तुल्यांकी भार निकालेंगे आयतन द्रव्यमान बटे संयोजकता जो होती है आपकी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 यहाँ से हो जाएगा EB बराबर 106 बटे 2 यानी कि 53। क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, नॉर्मलता और शक्ति में संबंध क्या होता है। नॉर्मलता और शक्ति में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन N एंड S। ठीक है, N बराबर क्या हो जाएगा WB अपान EB इंटू BT यानी लीटर में, S बराबर क्या हो जाएगा WB अपान BT यानी लीटर में। तो N बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान EB इंटू S या 1 अपान EB इंटू S। तो क्या हो जाएगा यहाँ से S अपान EB क्या हो जाएगा S बराबर क्या हो जाएगा N इंटू EB। क्या N इंटू EB, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं मोलरता के बारे में। मोलरता आखिरकार होती क्या है, तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब 1 लीटर विलयन में, कोई 1 लीटर का विलयन है उसमें उपस्थित मोलों की संख्या जो होगी विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। डेसी, सेंटीमीटर, मिली, मूलर विलयन को
यम अपान 10, यम अपान 100, यम अपान 1000। तो अगर डेसी में है तो यम अपान 10, अगर सेंटीमीटर में है तो यम अपान 100, अगर मोलर बिलियन में है तो यम अपान 1000 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये सेम वही है, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या NB बराबर क्या होता है, W अपान MB। ठीक है, तो यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान MT, या VT इंटू लीटर में। तो NB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपान MB। यहाँ से आप समझेंगे NB की जगह हम कितना रखेंगे, W अपान MB रखेंगे। तो यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा, WB अपान MB इंटू VT लीटर में। सेम वही फार्मूला है। तो लीटर में मिलीलीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो पहले ml में निकालेंगे, WB इंटू 100 बटे MB इंटू VT, किस में आपको निकालना है हमारा, ml में। ठीक है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो अब ये हमारा 1000 होगा, क्योंकि मिली में है तो मिली मोलर बिलियन में क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml बिलियन बनाया जाए तो, यानी HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कितना निकालना है, विलयन की मोलरता निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, HCl में मोलों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। HCl में मोलों की संख्या कितना होगी, 2 होगी। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना दिया है, 400 ml दिया है, क्योंकि यहाँ पे HCl के 2 मोल दिया है। तो विलयन में मोलों की संख्या क्या होगी, 2 मोल होगी। तो यहाँ से हम बराबर निकाल लेंगे, यहाँ पे मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू यानी 1000 बटे 400 हो जाएगा। तो m बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, m बराबर 5 आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मोलरता और शक्ति में संबंध। मोलरता और शक्ति में संबंध क्या होगा, तो मोलरता और शक्ति में संबंध निम्नलिखित संबंध होता है। जैसे आपको मोलरता क्या होती है, WB अपान MB इंटू VT लीटर में, समीकरण नंबर 1। और यस बराबर का शक्ति बराबर क्या हो, WB अपान VT लीटर में। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, M बराबर यस अपान MB या यस बराबर M इंटू MB। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो आपका हुआ क्या है, अगला क्या है, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल प्रभाज की बात करेंगे तो विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या होगी, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या एवं कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कोई विलयन है तो विलयन में किसी घटकों के मोलों की संख्या, यानी किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या एवं कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। इसे अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी द्विअंगीय विलयन में, जो हमारा द्विअंगीय विलयन में विलेय के मोल NB हो तथा विलायक के मोल Na हो, तब विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निम्नलिखित होगा। क्या होगा, निम्नलिखित होगा। यहाँ पे देखेंगे n टाउ बराबर Na प्लस NB। ठीक है, क्या हो जाएगा, सैल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सी बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान NT। ठीक है, ये NB नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक प्लस सिग्मा ही समझिए। तो NB आपको लिखना है NB अपान N टाउ NT या XA बराबर NA अपान NT। ठीक है, या XC बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान NB प्लस NA, XA बराबर क्या हो जाएगा, NA अपान NA प्लस NB। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, NA प्लस XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, 1 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखेंगे NT बराबर कितना दिया है, Na प्लस NB दिया है। NT बराबर कितना है, Na प्लस NB है। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XB। विलेय का मोल प्रभाज XB बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान Na प्लस NB, समीकरण नंबर 1। विलायक का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, Na अपान Na प्लस NB, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, Na प्लस NB अपान Na प्लस NB बराबर 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि XA प्लस XB बराबर 1।
तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, जो हमने ऊपर दिखाया वही नीचे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थोड़ा क्वेश्चंस के जरिए। यहाँ पे देखेंगे 40 ग्राम NaOH को, किसको 40 ग्राम NaOH को, ठीक है, किसको 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोला गया, तो यानी अगर हम 40 ग्राम NaOH को यदि हम 90 ग्राम H2O में घोल देते हैं तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 40 ग्राम NaOH है, ठीक है, तो W भी कितना है 40 ग्राम, M भी कितना है NaOH, यानी कि 40 इसका निकलेगा पूरा जो द्रव्यमान होगा। तो NB बराबर क्या हो जाएगा WB/MB 40/40 × 1। तो यहाँ से अगर निकालेंगे का प्रयास करेंगे तो XC बराबर क्या हो जाएगा NB/Na + NB, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 5 + 1, Na कितना दिया है 5 दिया है, 5 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा XB बराबर क्या हो जाएगा 1/6, क्या 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगला देखेंगे 90 ग्राम, देखिए 90 ग्राम H2O है, तो H2O में कितना हो जाएगा W बराबर 90 ग्राम, MaH2O कितना हो जाएगा 18, तो Na क्या हो जाएगा W/Ma। ठीक है, तो 90/18 कितना हो जाएगा 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो XA निकालेंगे यहाँ से Na/Na + NB क्या हो जाएगा 5/5 + 1, यानी कि 5/6, क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए NaL के जलीय विलयन में NaCl का जो मोल प्रभाज है 0.008 है, तो H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए NaCl के जो जलीय विलयन है इसमें NaCl का जो मोल प्रभाज दिया है 0.08 है, तो H2O का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, तो NaCl का पहले निकालेंगे, XB कितना दिया है 0.008 दिया है, तो XA + XB बराबर कितना होता है 1, तो XA बराबर 0.08 यानी कि 1, तो XA बराबर कितना हो जाएगा 0.98, क्या हो जाएगा 0.98। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विअंगीय विलयन, कोई द्विअंगीय विलयन है जिसमें A के मोलों की संख्या 6, B के मोलों की संख्या 4 है, तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इसमें A बराबर कितना दिया है 6, B बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, तो XA बराबर कितना हो जाएगा Na/Na + B, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6/6 + 4, यानी कि XA कितना हो जाएगा 3/5। अब इस तरीके से XB की बात करेंगे तो NB/NB + Na, तो क्या हो जाएगा 4/4 + 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/10, यानी कि XB बराबर 2/5। यहाँ XB बराबर 4 यानी कि NB के 4 क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न में दिया है 4 और A का मान कितना दिया है 6 और B का मान दिया है 4, तो इस तरीके से आपको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो आपका टॉपिक होगा क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, 1 kg विलायक में, किसमें 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। यानी कि 1 किलोग्राम अगर विलायक है तो उसमें उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होगी उसकी मोललता कहलाती है। इसे m से स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या यानी कि NB पान विलायक का भार W यानी kg में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NB/W 1 kg, यानी कि NB बराबर WB/MB, यानी कि NB का मान कितना है WB/MB। ठीक है, और WA/kg। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। और जब यहाँ पे मान रखेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा WB/MB × W kg, या kg ग्राम में क्या हो जाएगा m बराबर WB/MB × W kg/1000, क्या हो जाएगा ये WB × 1000/MB × W ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करने का क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले फार्मूला एक बार आप देख लीजिए, m बराबर कितना है WB × 1000/MB × W ग्राम में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो 2.5 ग्राम CH3COH के COOH के 75 ग्राम बेंजीन यानी C6H6 में बने विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है,
तो विलेय का भार कितना है 2.5 ग्राम है। ठीक है, विलेय का भार कितना है WB 2.5 ग्राम है। विलेय के अणुभार की बात करेंगे तो CH3COOH की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा अणुभार इसका। विलेय का भार कितना है 2.5 और विलेय का अणुभार कितना 60 निकल कर आएगा। ठीक, कार्बन का 12 1 × 3 + 12 × 16 + 16 × 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 60 हो जाएगा। ये 16 का है आपका अणुभार है। आप जो आवर्त सारणी देखेंगे तो आवर्त सारणी में ये सारी चीज़ें आपको दी हैं, इसको आपको याद कर लेना है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा WB × 1000/MB × WA ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 2.5 × 1000/60 × 75। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 × 1000/60 × 75 क्या हो जाएगा 25 × 100/6 × 75, यानी कि इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे टोटल निकल कर आ जाए m बराबर 0.55 ग्राम। कितना आएगा m बराबर 0.55 ग्राम आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10 ग्राम NaOH को, किसको 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में विलय किया गया तो विलयन की मोललता बताओ। विलयन की मोललता बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो विलय का भार कितना है WB 10 ग्राम, विलय का अणुभार कितना है MB NaOH, तो यहाँ पे 23 + 16 + 1/40। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा WB × 1000/mm × WA ग्राम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा 10 × 1000/40 × 500। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 10/20, यानी कि m बराबर 0.5। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम H2O में विलय किया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विलय का भार बटे WB यानी कि 5.85 ग्राम में विलय का अणुभार कितना हो जाएगा NaCl यानी कि 23 + 35.5 यानी कि 58.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा WB बराबर कितना हो जाएगा WB × 1000/MB × WA ग्राम में। ठीक है, क्या हो जाएगा WA ग्राम में। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 85 × 1000/5 × 85 × 500। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा m बराबर 0.2 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में। आखिरकार वाष्प दाब होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर होता क्या है, चलिए वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव की सतह पर वाष्प का जो आंशिक दाब, यानी कि द्रव की सतह पर वाष्प का जो आंशिक दाब अर्थात द्रव सतह पर लगने वाले आंशिक दाब को क्या कहते हैं वाष्प दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, द्रव की आंशिक सतह पर, द्रव की सतह पर वाष्प दाब का जो आंशिक दाब, यानी कि मान लीजिए कोई हमारी द्रव की सतह है। ठीक है, अब इस सतह पर जो दाब हमारा लगता है, जो दाब हमारा लगता है, जो प्रेशर लगता है, आंशिक दाब को क्या कहते हैं वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। आखिरकार वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। कौन कौन से कारक है हमारे, पहला नंबर आपका होता है ताप का प्रभाव। क्या होता है ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है वाष्प दाब बढ़ता है, तथा घटाने पर क्या होता है घटता है। यानी अगर हम किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब का मान क्या बढ़ेगा, और यदि हम घटाएंगे तो क्या होगा घटेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे विलायक की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। तो भिन्न भिन्न विलायकों का वाष्प दाब भिन्न भिन्न होता है। तो अलग अलग जो विलायक होते हैं उनका वाष्प दाब जो होता है अलग अलग होता है। जिस विलायक के अणुओं के मध्य जिस विलायक के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, जिस विलायक के अणुओं के मध्य क्या होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है तथा जिस विलायक के अणुओं में FO अधिक होता है। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है अधिक होता है, उसका वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे
कि जो वेपर है यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, और यहाँ पर देखेंगे वेपर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रांग है, ये क्या है हमारा, वीक है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। द्रव विलयनों का वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि यदि द्रव विलयन के लिए क्या होता है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। तो स्थिर ताप पर द्रव विलयनों में उपस्थित उनके घटक में उपस्थित आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके, मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि देखेंगे ये हमारा क्या है, द्रव है। ठीक है, P1 इसका है, ये भी द्रव है, क्या है, P2 है। ठीक है, यानी घटक 1/A, घटक 2 क्या है, B। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे घटक 1 का आंशिक दाब कितना है, P1, घटक 2 का आंशिक दाब कितना है, P2। तो तब मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, x1, और इसका क्या हो जाएगा, x2। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, और यहाँ पर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 की पावर 0 इंटू x1, और यहाँ पर हो जाएगा P2 की पावर 0 x2। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, P1 0 बराबर क्या हो जाएगा, P1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, PT बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, PT बराबर क्या हो जाएगा, P1 कितना है, P1 की पावर 0 x1 प्लस P2 की पावर 0 x2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 कितना है, 1, या x2 बराबर कितना है, 1 माइनस x1। तो यहाँ पे मान रखेंगे P1 की पावर 0 इंटू 1 इंटू P2 की पावर 0 इंटू 1 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, PT बराबर क्या हो जाएगा, P1 की पावर 0 इंटू 1 प्लस P2 की पावर 0 माइनस P2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो PT बराबर क्या हो जाएगा, P1 की पावर 0 x1 प्लस P2 की पावर 0 माइनस P2 की पावर x1। तो यहाँ से देखेंगे P2 को अलग कर लेंगे, x1 कॉमन लेंगे दोनों में, तो बचेगा क्या, P1 की पावर 0 माइनस P2 की पावर 0, यानी कि यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे PT बराबर P1 पावर 0 प्लस x2 P2 माइनस P1 पावर 0 इज लेस देन P2। ठीक है, इसमें क्या होगा, P1 जो होगा P2 से बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, जो P1 होगा P2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है हमारा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे देखेंगे अब वाष्प दाब हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा प्योर है, ये हमारा इम्प्योर है। ठीक है, यहाँ पे P1 की पावर 0, ये हमारा P1 है, तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी P1 की पावर 0 माइनस P1, ये समीकरण नंबर 1। और P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, या P1 बराबर P1 की पावर 0 इंटू x1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से क्या देखेंगे यहाँ पे कि डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, P1 की पावर 0 माइनस P1 की पावर 0 x1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 की पावर 0 1 माइनस x1, या x1 प्लस x2 बराबर 1, या डेल्टा P बराबर P1 की पावर 0 इंटू x2। क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर P1 की पावर 0 इंटू x2। ये आगे और सॉल्व करेंगे, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, x2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे डेल्टा P अपान P1 की पावर 0 इंटू x2। यहाँ पे क्या होगा, अगर लिखना चाहेंगे तो P1 की पावर 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ से डेल्टा P अपान P1 की पावर 0, इसका मान कितना होगा, N2 अपान N1 प्लस N2, यानी कि N2 इज मस्ट लेस देन S1, यानी कि N1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा P बराबर P1 की पावर 0 इजकल टू N2 अपान N1, N1 इजकल टू क्या हो जाएगा, W अपान M1, N2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 अपान M2। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा P अपान P1 की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1। तो यहाँ पे थोड़ा टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा डेल्टा P P1 की पावर 0 W2 M1 अपान M2 W1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P की पावर 0 P1 की पावर 0 माइनस P1, या P1 की पावर 0 बराबर W2 M1 अपान M2 W1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए थोड़ा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप थोड़ा और देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा
कि डेल्टा पी अपान P1 की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा W2 इंटू M1 या M2 इंटू W1, या यहाँ पे क्या हो जाएगा RLBP, ये जो आपका हेडिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाष्प दाब पर आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा W2 इंटू M2 अपान M2 इंटू W1, क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका M1 होगा, और M2 का अगर मान निकालेंगे तो W2 इंटू M1 अपान RLBP इंटू W2, यही आपका मेन फार्मूला है। एक फार्मूला यहाँ से निकला है, एक फार्मूला ये आपका निकला है, ठीक है। दो फार्मूले आपको याद कर लेना है। अगला देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। आगे क्या है, आदर्श विलयन है, आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। आदर्श विलयन आखिरकार कहते किसे हैं, तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है, यानी कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह आदर्श विलयन कहलाता है। पॉइंट नंबर क्या है हमारा, जब PTH एवं POBC आपस में बराबर हो तो उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। यहाँ से देखेंगे PTH बराबर POBS, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा कोई विलयन नहीं है जो पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता हो, लेकिन कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बेंजीन प्लस टॉलुइन का, और दूसरा नंबर देखिए NC6H14 प्लस NC7H16 या C2H5Cl या C2H2Br, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अनआदर्श विलयन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनआदर्श विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है, अनआदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनआदर्श विलयन PTH प्रेशर इज नॉट इक्वल टू POBS, तो विलयन अनआदर्श होगा। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक अनादर्श विलयन या ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ठीक है। तो प्लस V आइडियल विलयन या -V नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए PTH इज क्या होता है, इज ग्रेटर देन POBS, यहाँ पे क्या होगा PTH इज लेस देन POBS, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन डेल्टा V सोल्यूशन इज लेस देन 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा V सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा डेल्टा S सोल्यूशन इज लेस देन 0 और डेल्टा S सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से देखेंगे ये आपके सारे आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी अंतर आपके लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A माइनस A प्लस B माइनस बी का FOA इज लेस देन A माइनस B FOA, ठीक है। और A माइनस A प्लस B माइनस बी का FOA इज ग्रेटर देन A माइनस B के FOA के बराबर होगा, ठीक है। जब A माइनस A एवं B माइनस B का FOA बराबर हो जाए या A माइनस B की FOA के, तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल तो आप देखेंगे A माइनस A प्लस B माइनस B इज इक्वल टू 2A माइनस B, ठीक है। क्या हो जाएगा 2A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ से किसी शुद्ध मिश्रण के लिए चेंज इन डेल्टा H बराबर 0 हो जाए तो विलयन आदर्श होगा। जैसे A माइनस A प्लस B माइनस B बराबर 2A माइनस B, यहाँ पे देखेंगे 15 या 15, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 15 प्लस 15, यानी कि 0 हो जाएगा डेल्टा H। तो चेंज इन डेल्टा H क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, किसी शुद्ध विलयन के लिए जब चेंज इन डेल्टा V 0 हो तो तब विलयन आदर्श होगा। यानी कहने का मतलब, अगर इधर 30 ml जो हमारा प्रोडक्ट 30 ml है तो उत्पाद हमारा 30 ml बनता है, तब भी विलयन क्या होगा आदर्श होगा, ठीक है। चेंज इन डेल्टा V सोल्यूशन माइनस सैल्यूट, तो यहाँ पे भी आपको डेल्टा V बराबर 0 मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये विलयन आदर्श होने की कगार पर जो नियम है उनको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए क्वथनांक का उन्नयन की बात करेंगे। क्वथनांक का उन्नयन आखिरकार होता क्या है, तो विलयन के क्वथनांक एवं विलायक क्वथनांक के अंतर को उन्नयन
क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, यानी विलयन के क्वथनांक का एवं विलायक क्वथनांक के, ठीक है, विलयन के क्वथनांक एवं विलायक क्वथनांक के जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी का 0। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक विलायक का क्वथनांक, ठीक है। तो विलयक का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, यानी टीबी माइनस टीबी 0, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आपका ये समझ में आ गया। अब क्वथनांक की बात करते हैं। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का ताप वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आता स्टूडेंट्स, क्या यानी किसी द्रव का क्वथनांक के मतलब क्या होता है, वह ताप है जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाता है। यानी डेल्टा टीबी बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस सैल्यूट, ठीक है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, या डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, विलायक क्वथनांक, ये हमारा विलयन का क्वथनांक है, ठीक है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आपको फार्मूला देख लेना है। एम बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 100 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू ग्राम में, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, ग्राम में। अब देखेंगे यहाँ पे 30 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, कितना, 30 ग्राम अगर यूरिया को हम 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, जबकि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है, ठीक है। मान क्या है, 0.52 किलो कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है। यूरिया कितनी है, NH2CO NH2, इसका भार कितना हो जाएगा, इसका भार कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 60, अनुभार इसका निकल आएगा, ठीक है। अब देखेंगे WgM कितना है, 100 ग्राम है। और केबी की बात करते हैं, केबी कितना है, 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स है। डेल्टा टीबी निकालना है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मान को रख देंगे तो आपका डेल्टा टीबी निकल कर आसानी से आ जाएगा, कितना, 0.26 केल्विन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा आपका। 9 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो 1.013 बार दाब पर प्रेशर दे दिया है। यहाँ पे दाब पर विलयन क्वथनांक ज्ञात करो। जल के लिए केबी कितना है, इतना दिया है, 0.52 कैलोरी क्या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए डब्ल्यू बी कितना दिया है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 9 ग्राम दिया है। एम बी क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है। तो इसका टोटल अनुभार निकालेंगे तो 180 ग्राम आएगा। तो यहाँ से डब्ल्यू ग्राम कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। डब्ल्यू जी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। के बी आपको दिया है, टीबी निकालना है। तो टीबी क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 100 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ग्राम। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले का आप लोग याद कर लेना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप कि टीबी माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 0.52 अपॉन 10। यहाँ से पूरा कट कितना आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बचने वाला है 0.052, ठीक है। यहाँ पे 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, 0.052 प्लस 100। यहाँ पे टीबी बराबर कितना हो जाएगा अगर निकालेंगे तो 100.052 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन यही है हमारा। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना की थी। डब्ल्यू बी कितना है, 12 ग्राम। WgM कितना है, 100 ग्राम। और टीबी कितना दिया है, 100.34 डिग्री सेल्सियस। और केबी निकालना है। तो पहले एम बी आप निकालेंगे, एम बी कितना है, 180 निकालेंगे, वो वाले प्रश्न में निकाला था। तो केबी कितना हो जाएगा, केबी क्यों निकालना है तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टीबी माइनस आप निकालना है। यहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ग्राम, वही फार्मूला है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी कितना दिया है, 100.34। और टी बी 0 कितना दिया है, 100 दिया है।
के बी हमें निकालना है तो 12 इंटू 1000 बटे 180/100। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना 0.34 बराबर 2 kb/3। कितना निकल जाएगा 0.34 बराबर 2 kb/3। तो 2 kb कितना निकलेगा यहाँ पे 0.34 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से kb बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे इसको 0.34 इंटू 3/2 तो काटेंगे आपको कितना आएगा 0.51 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो एक यौगिक के 4.18 ग्राम का 240 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 1056 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है 100.56। यहाँ पे 100.56 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, केवी बराबर आपको दिया है 5.31 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है। ठीक है, डब्ल्यू भी कितना दिया है 4.18 ग्राम और डब्ल्यू जी एम कितना दिया है 240 ग्राम। तो यहाँ पे के बी कितना हो जाएगा 5.31 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। टी बी कितना दिया है 100.5 और टी बी डैश कितना दिया है, टी बी जीरो कितना दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ सारे मान को पुटअप करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है टी बी माइनस टी बी का 0 और यहाँ पे के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000/MB इंटू डब्ल्यू ग्राम में। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 और इस 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5.31 इंटू 4.18/100/MB इंटू 24। यहाँ से टोटल सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 531 इंटू 4.18 इंटू 100 इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, नीचे ले आएंगे तो 24 इंटू 0.56 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5.31 इंटू 1000/6 इंटू 5.6। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर निकल कर कितना आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 158.03। ठीक है, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हिमांक के अवनमन की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे हिमांक के अवनमन की बात करेंगे। तो हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं डिप्रेसिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट क्या है यहाँ पे किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का जो हिमांक है वह ताप है जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे ठोस का हिमांक कहलाता है। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर जब किसी द्रव का हिमांक या ताप हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे हिमांक का अवनमन कहेंगे। केस फर्स्ट की बात करते हैं। विलायक का हिमांक एवं विलयन का हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। यदि हम विलायक का हिमांक निकालें और विलयन का हिमांक निकालें तो जो इसका अंतर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, जैसे डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा टी एफ की पावर 0 माइनस टी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे केस सेकेंड की बात करेंगे। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैल्यूट, तो यहाँ पे डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम बराबर देखिए यहाँ पे क्या है डब्ल्यू बी इंटू 1000/MB इंटू डब्ल्यू ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो के एफ इंटू इसका मान यहाँ पे रख देंगे, पुटअप कर देंगे। सेम टू सेम आपको पीछे वाला निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप मान रख देंगे तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000/MB इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ की पावर 0 माइनस डेल्टा टी एफ, यहाँ पे हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपान 1000/MB इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या देखेंगे कि डेल्टा टी एफ क्या है हिमांक का अवनमन, एम बी क्या है विलेय का अणुभार, डब्ल्यू बी क्या है विलेय का अणुभार यानी कि विलेय का अणुभार और डब्ल्यू बी क्या है विलेय का भार है और डब्ल्यू ए क्या है हमारा विलयन का भार क्या है विलयन का भार है और के एफ क्या है स्थिरांक। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले परासरण तथा परासरण दाब की बात करेंगे। ठीक है, तो परासरण और परासरण दाब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली, उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है,
अर्ध पारगम्य, यानी कि जहाँ पर हम आधी चीज़ें को, आधा चीज़ें दिख रही हूँ आधा चीज़ें ना दिख रही हूँ, अर्ध पारगम्य झिल्ली दिखाते हैं। जैसे कि ऐसी झिल्ली जो अपने अंदर से विलायक के अणुओं को ही जाने देता है उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि ऐसी झिल्ली जिसमें हम विलेय और विलायक होता है, तो विलायक के सिर्फ विलायक के अणु, जैसे आप चीनी और पानी दोनों चीज़ मिलाए हैं तो इसमें क्या है, पानी क्या है विलायक है और चीनी क्या है विलेय है, ठीक है। तो इसमें चीनी और पानी से सिर्फ आपका इसमें पानी निकलने देता है, चीनी को रोके रहता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। जैसे बकरी के आमाशय की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, किशमिश व अंगूर की झिल्ली, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की झिल्ली आदि। जैसे आप अंगूर को धूप में सुखाते हैं तो अंगूर के में से क्या होता है कि पानी निकल जाता है और किशमिश बन के हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारी क्या है, पॉलीथीन है, ये विलयन है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, पूर्ण पारगम्य झिल्ली, और यहाँ पे बकरी के आमाशय की झिल्ली अर्ध पारगम्य दर्शी है, ठीक है। अब परासरण की बात करते हैं। परासरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तब विलायक के कण से छनकर, विलायक के कण जो होते हैं से छनकर, यानी जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, कण एसपीएम से छनकर विलयन की ओर आने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली वाले क्या होते हैं, पृथक करके जो कण होते हैं छन कर क्या होते हैं, आने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण झिल्ली कहते हैं, ठीक है, परासरण कहते हैं। अब हम परासरण के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, अंतः परासरण और बाह्य परासरण, ठीक है। तो अंतः परासरण किसे कहते हैं, इंडोस्मोसिस क्या होता है, जब किशमिश को शुद्ध जल में डाला जाता है तब जल के कण किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इस क्रिया को अंत परासरण कहते हैं। आप किशमिश खरीदे होंगे, खाए होंगे, जब उसको आप कभी क्या बनता है, जिसे खीर कहते हैं, खीर में किशमिश डाला जाता है, आप देखे होंगे जो किशमिश है वो फूलकर बड़ी हो जाती होगी, जिसमें जल के अणु घुस जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण की बात करते हैं। जब चीनी के सांद्र विलयन में अंगूर को डुबाया जाता है, जब चीनी के सांद्र विलयन में क्या कहता है, अंगूर को जब डुबाते हैं, ठीक है, अंगूर को इसमें डुबाया जाता है, तब अंगूर के अंदर के जल के कण बाहर निकलने लगते हैं, जिसे अंगूर का आकार छोटा हो जाता है। ऐसी क्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रिया क्या कहेंगे, बाह्य परासरण कहेंगे। अब परासरण दाब की बात करते हैं। क्या होता है परासरण दाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु को पृथक किया जाता है, यानी कि जब हम हमने आपको बताया ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होता है, विलायक के कण क्या होते हैं, अलग होते हैं, अणु को पृथक किया जाता है, तब विलायक के अणु विलयन की ओर आने लगे, जो विलायक के अणु है किसकी ओर, विलयन की ओर आने लगते हैं। तो इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यानी कि हम इतना बल लगाएं कि उसमें जो अर्ध पारगम्य झिल्ली में जो क्रिया हो रही है उसको रोक दें, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ परासरण के नियमों को पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, वायल-वाल्ट-हॉफ नियम, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, यानी स्थिर ताप क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। तो स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। P is directly proportional to C at constant ताप, यानी पाई is directly proportional to C, ठीक है। अगला क्या है हमारा, चार्ल्स-वाल्ट-हॉफ नियम, यानी कि स्थिर सांद्रता, इसमें क्या करेंगे, सांद्रता को स्थिर रखते हैं चार्ल्स-वाल्ट-हॉफ नियम में, ठीक है। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन पर परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी P is directly proportional to T at constant C, यानी पाई is directly proportional to T, ठीक है। सामान्य विलयन समीकरण, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ से देखेंगे P is directly proportional to CT या P is equal to RCT। यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर C बराबर N/B होता है, ठीक है, इंटू T, PV बराबर NRT और PV बराबर N का मान W/M यानी RT। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, W/M RT, ठीक है।
अगला क्या है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, या पाई बराबर यस सी टी, या पाई बराबर यस एन आई वी इंटू टी, या पाई बी बराबर यस एन टी, या पी पाई बराबर क्या हो जाएगा यस एन टी। अब यहाँ पे उसी तरीके से मान रख देंगे तो पी पाई बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपान एम इंटू एस टी। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई हैं आपको लिख लेना है। पी क्या है, दाब है, वी क्या है, आयतन है, डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, एम क्या है, विलेय का अणुभार, आर क्या है, स्थिरांक है, टी क्या है, परम ताप। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्या है, समपराशरी विलयन। क्या है, समपराशरी विलयन की बात करेंगे। क्या है, तो जब दो विलयनों को, क्या, जब दो विलयनों को परासरण दाब समान होता है, जब दो विलयनों का क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, समान होता है, उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। P1 बराबर P2, C1 बराबर C2, N1 अपान V या N2 अपान V2। यहाँ से अगर निकालेंगे W अपान M1 V1 बराबर W2 अपान M2 V2। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हो जाते हैं समपरासरी विलयन के, यानी जब दो विलयनों को परासरण दाब क्या हो, समान हो, तो समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि समदाबी विलयन। आखिरकार समदाबी विलयन होता क्या है, जब दो विलयनों का परासरण दाब, क्या, जब दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो उसे समदाबी विलयन कहते हैं। ध्यान समझिएगा इसको, जब दो विलयनों का परासरण दाब समान हो, यानी P1 बराबर P2, C1 बराबर C2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समदाबी विलयन कहेंगे। व्युत्क्रम परासरण का मान क्या कहेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तब विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं। जो विलायक के अणु हैं वो विलयन की ओर जाने लगते हैं, अर्थात विलयन पर अतिरिक्त दाब लगने से परासरण क्रिया उल्टी हो जाती है, इसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अति परासारी विलयन। अति परासारी विलयन किसे कहते हैं, ध्यान समझेंगे इसको भी, यानी जिस विलयन का परासरण दाब, यानी जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। क्या, ठीक है, यानी जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अल्प परासारी विलयन। जिस विलयन का परासरण दाब अति परासारी विलयन से कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहा जाता है। ध्यान समझेंगे, और बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वांट हाफ गुणांक। ठीक है, वांट हाफ गुणांक के बारे में जानेंगे। तो वांट हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखेंगे वियोजन या संगुणन के बाद, वियोजन मतलब क्या होता है, अलग होता है, या संगुणन मीन्स क्या होता है, आपस में गुणा करना या जुड़ना के बाद कणों की संख्या एवं वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहा जाता है। यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या अपान वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या। बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 atm है, तो विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। सी का मान कितना दिया निकालना है, टी कितना दिया 24 डिग्री दिया है, इसको केल्विन में बदल लीजिए। ठीक है, तो पी बराबर कितना दिया 2.5 atm, और आर का मान निश्चित होता है 0.0821। ठीक है, यहाँ से अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, आर सी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपान वी होगा, तो सी बराबर पी अपान आर टी। ठीक है, यहाँ पे सारे मान को रख देंगे। P का मान 2.5, 0.82, आर का मान, टी का मान 297 हो जाएगा। टोटल सॉल्व करेंगे, सी का मान कितना निकल जाएगा 10.25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 0.1025 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल कर लेने हैं। तो इसलिए आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको इसकी पूरी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल से लेकर और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं उन टॉपिक्स भी बताया जाएगा। तो इसकी पीडीएफ आपको SKMHT टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।